हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव नारायण वाजपेयी। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्ट एम्पलीफाई। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य प्रशासन पे। मौर्य प्रशासन पे पिछले 2 वीडियो हमने डाल दिए हैं, जिसमें से पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया केंद्रीय स्तर पर क्या क्या कार्य होते थे, कौन कौन से अधिकारी होते थे, या जो अधिकारी होते थे कितने होते थे, उनको क्या बोला जाता था। और दूसरे वीडियो में हमने बात की थी प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत प्रांतीय जो प्रशासन था उसका विभाजन या चक्र का विभाजन कैसे किया जाता था उस समय, और नगरीय प्रशासन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था, इतना समृद्धशाली साम्राज्य, तो कहीं ना कहीं उसमें अपराध, व्यभिचार और चोरी चकारी डकैती मारपीट हत्या इत्यादि ये सब होना स्वाभाविक था। तो इसलिए क्या था, इतने बड़े साम्राज्य के लिए पुलिस आंतरिक मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस गुप्तचर व्यवस्था की गई थी। आइए इस पे बात करते हैं हम लोग। तो क्या है, तो आंतरिक स्तर पर पुलिस और गुप्तचर की व्यवस्था की गई थी मौर्य साम्राज्य में। और क्या है कि जो नगर में शांति व्यवस्था बनाता था, नगर में जो शांति व्यवस्था बना के रखता था वो होता था नागरिक। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि नगर का जो प्रमुख होता था वो भी नागरिक, और उसमें जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो होती थी नागरिक के पास। सेकंड हम लोग बात करते हैं कि अपराधों पर नियंत्रण कौन करता था। मतलब चलो ठीक, नगर में ठीक है आपका शांति व्यवस्था नागरिक बनाएगा, लेकिन जो अपराधों पर नियंत्रण करता था वो करता था रक्षण। ये पुलिस व्यवस्था जो समूह होता था उस समय, जो पुलिस अभी का जो पुलिस व्यवस्था होती थी, वैसे उस समय रक्षण की व्यवस्था की गई थी जो कि अपराधों पर नियंत्रण करते थे। थर्ड आता है जो रक्षण विभाग को केंद्रीय प्रमुख, अगर पुलिस व्यवस्था का प्रमुख देखा जाए तो होता था दंडपाल। राइट, कौन होता था? दंडपाल। अब आते हैं गुप्तचर विभाग। ये तो हो गया आपका पुलिस प्रशासन, मतलब ये आपका पुलिस प्रशासन ये होता था कि भाई नगर की जो शांति व्यवस्था बनाता था वो होता था नागरिक, अपराधों पर जो नियंत्रण करता था वो होता था रक्षण। रक्षण का मतलब अभी वर्तमान का पुलिस। राइट, तो पुलिस विभाग को जो कंट्रोल करता था ऊपर से केंद्रीय रूप में, केंद्र के रूप में, वो करता था दंडपाल, मतलब केंद्रीय प्रमुख होता था पुलिस के मामले में। गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग को जो मौर्य काल में महामात्यापसर बोला जाता था। ये क्वेश्चन आया भी है कि गुप्तचर विभाग को क्या बोला जाता था, ये महामात्यापसर। और गुप्तचर में जो व्यक्ति होते थे, मतलब उसमें जो नियुक्त व्यक्ति होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। राइट, जो मौर्य काल में अगर गुप्तचर की बात करें तो उसमें 2 प्रकार के गुप्तचर पाए जाते थे। नंबर 1 होता था संस्था या संस्थान, और दूसरे होते थे संचरण या संचरण। तो ये जो संस्था होता था ये कहीं एक जगह रुक कर ही क्या करते थे, गुप्तचरी करते थे। राइट, मतलब कहीं एक जगह उनका निवास होता था, मुख्यालय होता था, वहीं से वो अपना गुप्तचरी की प्रक्रियाएं करते थे। पर इसमें क्या था, संचरण में ये कहीं भी आते जाते, मतलब अभी का बोल सकते हैं आप रॉ वगैरह, रॉ हो गया, सीबीआई, मतलब इनका कोई मुख्यालय नहीं होता था। ये अपना किसी ना किसी रूप में गुप्तचरी करते थे, मतलब इनका रह के गुप्तचरी नहीं करते थे, बल्कि विचरण करते हुए बिना निवास किए गुप्तचरी करते थे। और इसमें क्या होता था, कुछ खास बातें, जैसे इसमें क्या है, मौर्य काल में ये गुप्तचर विभाग में स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी। स्त्रियों की नियुक्ति होती थी। और क्या है कि मौर्य काल में स्त्रियों की नियुक्ति होती थी, प्लस क्या होता था, मौर्य काल में एक चीज और को वैलिड माना गया, मतलब परमिशन मिली थी, वैश्यावृत्ति को भी इसमें परमिशन दी गई थी, मतलब प्रोस्टिट्यूशन। राइट, प्रोस्टिट्यूशन को भी इसमें वो दिया गया था मौर्य काल में, परमिशन, मतलब अनुमति थी मौर्य काल में। तो इसलिए क्या होता था, प्रोस्टिट्यूट जो होती थी, वैश्या स्त्री, राइट, वैश्या स्त्री, इनकी भी नियुक्ति की जाती थी इसमें गुप्तचर विभाग में। राइट, ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी और वैश्याओं की भी नियुक्ति गुप्तचर विभाग में की जाती थी। आइए हम लोग बात करते हैं कि मौर्य जो प्रशासन था उसके अंदर न्याय और दंड व्यवस्था कैसे होती थी। तो मौर्य अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो इसमें न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। एक होता था आपका धर्म स्थलीय, तो दूसरा होता था
कंटक शोधक, राइट। एक होता था धर्मस्थनीय, एक होता था कंटक शोधक। जो धर्मस्थनीय होता था ये एक प्रकार का दीवानी या सिविल न्यायालय होता था, राइट। अभी का जो सिविल वो होते हैं, कोर्ट होते हैं, वही होते थे सिविल न्यायालय वाले। ये दीवानी मामले वाले होते थे। इनमें दहेज, विवाह, जमीन संबंधी विवाद, ऐसे विवाद देखे जाते थे। और इनका जो जज होता, न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश, उसको बोला जाता था व्यावहारिक, राइट। क्या बोला जाता था? जो धर्मस्थली या सिविल न्यायालय का प्रमुख होता था, प्रमुख जज होता था, उसको व्यावहारिक बोला जाता था। आइए बात करते हैं दूसरा सी, कंटक शोधक, यानी कि फौजदारी न्यायालय का न्यायालय, राइट। इधर फौजदारी न्यायालय, फौजदारी जो मामले होते थे वो देखे जाते थे, जैसे मारपीट, डकैती इत्यादि, राइट। मारपीट, डकैती हो गया और हत्या हो गया, ऐसे मामले इसमें देखे जाते थे। और इसका जो प्रमुख होता था न्यायाधीश, वो होता था प्रतिष्ठा, जो कंटक शोधक यानी फौजदारी न्यायालय का प्रमुख या प्रमुख न्यायाधीश होता था, वो होता था प्रतिष्ठा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें है, जैसे न्यायिक के अंतर्गत जैसे सबसे छोटा क्या होता था, ग्राम न्यायालय इस समय होता था। और कुछ और चीजें हैं, जैसे कर चोरी पर मृत्यु दंड दिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मौर्य काल में कर चोरी पर अगर आप टैक्स को छुपाए, मतलब टैक्स नहीं दिए, तो आपको मृत्यु दंड दिया जा सकता था। एक और चीज जैसे पंकोद सन्निरोधे था, एक पंकोद सन्निरोधे। ये पंकोद सन्निरोधे एक प्रकार का जुर्माना था। अगर कोई सड़क पर किसी प्रकार का कचरा वगैरह फेंकता था तो नगर द्वारा या वहां के प्रमुख द्वारा पंकोद सन्निरोधे जुर्माना लिया जाता था, राइट। क्या था ये कचरा फैलाने पर, मतलब प्रदूषण करने पर, या रोड में जो आप कचरा फैलाते थे उसके लिए पंकोद सन्निरोधे एक प्रकार का जुर्माना था। आइए हम लोग बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था। मौर्य प्रशासन में सामाजिक व्यवस्था कैसे थी? तो मौर्य प्रशासन सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहली चीज आती है वर्ण व्यवस्था, दूसरा आता है दास प्रथा, तीसरा आता है महिला स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो आइए तीनों पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग बात करें तो सबसे पहला अगर वर्ण मिलता है तो वो मिलता है कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य कौन? मतलब चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था, विष्णुगुप्त, चाणक्य जिसे बोलते थे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार देखें तो उसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनके जो अर्थशास्त्र में है केवल 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें से उन्होंने इनकी स्थिति काफी बेहतर बताई। जिसमें शूद्र जो कि उत्तर में, मौर्य काल के उत्तर में क्या था ये, मतलब मौर्य काल के पूर्व में क्या था, इसकी स्थिति काफी निम्न थी। पर इसमें क्या, इसको आर्य बताया गया, राइट। आर्य मतलब इसको छुआ जा सकता था। और इसकी वजह से क्या, शूद्र को कुछ अधिकार भी प्राप्त थे मौर्य काल में, जैसे वार्ता का अधिकार था, मतलब कृषि कर सकता था ये, राइट, व्यापार कर सकता था, राइट, और वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य कर सकता था। मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति काफी बेहतर थी, जिसमें शूद्र को अगर देखें इसके व्यापार के बारे में, उससे पहले क्या था, शूद्र केवल सेवा कार्य करते थे। लेकिन अब क्या हो गया था, यहाँ से मौर्य काल से इसको वार्ता का कार्य प्राप्त हो चुका था। ये कृषि कर सकता था, ये व्यापार कर सकता था, वाणिज्य कर सकता था। उसके अलावा देखें तो ये सैनिक कार्य भी कर सकता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सैनिक, शूद्र जो है सैनिक कार्य भी कर सकता था। और इसकी और भी स्थिति को बेहतर तब जाना जा सकता है जब इसको क्या, बस्तियों में भूमि दान में मिलती है। मतलब क्या होता है, ऐसे क्या होता है, शूद्र किसी भी जिस क्षेत्र से एक दूरी बना के उनको बसाया जाता था। लेकिन यहाँ क्या था, जो परमानेंट मतलब सिविल एरिया थे, जहाँ पे लोग रहते थे एकदम, जहाँ पे शासक वर्ग रहता था, जहाँ पे उच्च वर्ग रहते थे, वहीं पे क्या, इनको भूमि दान में दी जाती थी, राइट। क्या मिलता था, शूद्र को भूमि दान में मिलती थी। लेकिन इसके अलावा जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया गया है, जिनको अंतवासिन कहा गया है। क्या कहा गया है? अंतवासिन।
ये 15 वर्ण संकर जातियां, जिनमें से हम लोग कुछ की बात करेंगे। 3-4 वर्ण संकर जातियां हैं जिनके बारे में बात करेंगे। जैसे क्या, अगर ये पिता एक वर्ण से है, माता दूसरे वर्ण से है, तो वर्ण संकर जाति बनती थी, राइट। ये अभी का देखेंगे तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह से क्या, ये वर्ण संकर जातियों का निर्माण हुआ था उस समय। जैसे अगर ब्राह्मण पिता हुआ और माता वैश्य हुई, राइट, तो क्या अम्बास्ट बनता था, राइट। अम्बास्ट एक संकर जाति है। उसके बाद अगर ब्राह्मण पिता शूद्र माता हुई तो पौलकम बनता था, राइट। पौलकम वर्ण संकर जाति बनती थी। और अगर क्षत्रिय पिता है, शूद्र माता है, तो उग्र बनता था, राइट। और अगर शूद्र पिता है, ब्राह्मण माता है, तो चंडाल बनती थी, उसको चंडाल बोला जाता था। चंडाल की स्थिति काफी निम्न थी। चंडाल की स्थिति का वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है कि चांडाल अगर कभी भी उसको बस्तियों के बीच में आना होता था तो वो कुछ ना कुछ बजा के, मतलब आपका थाली बर्तन या किसी चीज से बजा के उसको आना पड़ता था, ताकि जब वो आए बस्ती में तो किसी उसकी परछाई किसी उच्च वर्ग, मतलब इनमें से किसी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था हो गया, नहीं सॉरी, वर्ण व्यवस्था के अंदर कौटिल्य का जो ये वर्णन है वो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार क्या था। मेगास्थनीज, राइट। तो मेगास्थनीज ने समाज का कैसे वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया है कि समाज में 7 प्रकार के क्या थे आपके, 7 मेगास्थनीज जो वो था समाज था, वो 7 वर्गों में विभाजित कर दिया था। 7 वर्ग बताया उसमें, उन्हें वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बताया कि 7 वर्ग थे समाज में। क्या क्या था, जैसे एक दार्शनिक, जैसे ब्राह्मण था, राइट। ब्राह्मण जो पुरोहित होते था, राइट। और कौन, दूसरा सैनिक, जो सैनिक कार्य करते थे। चौथा किसान होता था। तीसरा किसान। चौथा कौन हुआ, अहीर। 5वां हुआ शिल्पी। इनका समाज में काफी महत्वपूर्ण स्थान था शिल्पियों का। और छठवां था निरीक्षण, जो प्रशासनिक कार्य करते थे। 7वां शासक वर्ग, मतलब जो शासन के अंतर्गत रहते थे। राज्यपाल हो गया, आपके अमात्य हो गए, राजा हो गया, ये सब क्या सभासद होते थे। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे क्या क्या है आपका, एक दार्शनिक था, मतलब ब्राह्मण, राइट, इसका उच्च स्थान था। दूसरा था सैनिक। सैनिक भी ये महत्वपूर्ण, मतलब दूसरा स्थान रखता था समाज के अंतर्गत। तीसरा था किसान। चौथा था अहीर। अहीर मतलब जो पशुपालक जाति होती थी उसको अहीर बोलते थे। ये पशुपालक होते थे, पशुपालक। 5वां था आपका शिल्पी या कारीगर, जो कि उद्योग वगैरह करते थे, शिल्पी कारीगर। 6वां था निरीक्षक, जो कि प्रशासनिक कार्य करते थे। और 7वां था शासक वर्ग। इसके अलावा मेगास्थनीज, और फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था हो गया। अब क्या बात करेंगे हम लोग, दास प्रथा की। दास प्रथा की, तो दास प्रथा में कुछ डिस्प्यूट मिलता है। जैसे क्या होता है कि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, राइट। दास प्रथा की बात करें तो दास प्रथा में जो कौटिल्य का है वर्णन, उन्होंने 9 प्रकार के दास का वर्णन किया है। और उन्होंने बताया कि जो दासों का जो बड़ी संख्या में कृषि कार्य में लगते थे, दासों का जो बड़ी संख्या में प्रयोग होता था वो कृषि कार्य में होता था, राइट। वहीं दूसरी ओर मेगास्थनीज, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी राजदूत, उन्होंने क्या बताया, दास प्रथा नहीं थी। दास प्रथा को नकार दिया कि उसमें अस्तित्व में ही नहीं थी दास प्रथा। आइए हम लोग बात करते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में। आइए बात करते हैं हम लोग महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो महिलाओं की स्थिति की बात करें तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला कि उस समय क्या था, स्त्री पुनर्विवाह की अनुमति थी, मतलब बहु विवाह प्रचलित था, राइट। मतलब कोई स्त्री अगर विधवा हो गई तो विवाह कर सकती थी, या फिर अगर किसी ने डाइवोर्स दे दिया या किसी ने उसको तलाक दे दिया तो उस समय क्या विवाह की अनुमति थी। महिलाओं में क्या, और स्त्रियों के नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा अभी का टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर होता है उसको समझ सकते हैं। वहाँ तंत्र मंत्र से क्या होता था, स्त्रियों को गर्भवती किया जाता था, ये होता था नियोग प्रथा। मतलब नियोग प्रथा प्रचलित थी, मतलब महिलाओं की स्थिति काफी उच्च थी इस समय, राइट।
सती प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख मिलता भी है और नहीं मिलता है। मिलता कहाँ से? कौटिल्य के अनुसार सती प्रथा अस्तित्व में नहीं थी, पर यूनानी लेखक जैसे मेगास्थनीज हो गए या अन्य यूनानी लेखक हैं, उन्होंने ये बताया कि पश्चिमोत्तर इलाके, भारत के जो पश्चिमोत्तर इलाके थे, उनमें क्या सैनिकों की जो वो होती थी, पत्नियां होती थी, वो सती होती थी। यूनानी लेखकों के अनुसार क्या था? सती व्यवस्था थी, पर कौटिल्य के अनुसार सती व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। आता है विवाह विच्छेद की अनुमति। अभी जो डिवोर्स होता है, डिवोर्स, तो उसमें क्या है कि उसमें डिवोर्स कर सकती थी महिलाएं भी और पुरुष भी, राइट? दोनों को समान अधिकार प्राप्त है डिवोर्स के मामले में। और क्या है कि इसमें वैश्यावृत्ति को राजनीतिक रूप से संरक्षण प्राप्त था, मतलब प्रोस्टिट्यूशन को लीगल बनाया गया था, राइट? इसमें जो प्रोस्टिट्यूशन में जो महिलाएं होती थी उनको रूप जीवा कहा जाता था, राइट? मतलब अपने रूप से जीविका चलाने वाली। गुप्तचर विभाग में स्त्रियों तथा वैश्याओं को क्या अनुमति विभाग में नियुक्ति दी जाती थी। मतलब जो गुप्तचर विभाग होते थे, जब महामात्या अफसर वगैरह, उनमें क्या था, स्त्रियों को भी नियुक्ति मिलती थी, प्लस क्या, वैश्याओं को भी नियुक्ति मिलती थी गुप्तचर विभाग में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।